हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारी दो थ्योरी होती हैं। एक तो होती है हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी और दूसरी होती है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन थ्योरी। हम पहले इन्फ्लेशन का मीनिंग जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे जर्नल प्राइस जो कि हैं इंक्रीज़ करते हैं, उनका लेवल जो कि इंक्रीज़ हो जाता है, तब हमारे इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। अब हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा ले लेते हैं इन दोनों थ्योरी के बारे में, फिर हम इनका ब्रीफ में पढ़ेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन थ्योरी क्या होती है? डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाती है और सप्लाई हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जब हम डिमांड जो लोगों की डिमांड है उसे फुलफ़िल नहीं कर पाते, उस टाइम पे भी हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि अराइज़ हो जाती है। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि है ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पर भी इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि अराइज़ हो जाती है। सबसे पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली मैंने बताया था कि हमारी जो डिमांड मोर हो जाती है और सप्लाई की वजह से लेस हो जाती है, यानी कि द डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर व्हेन टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द टोटल सप्लाई। इसका मतलब यही है, डिमांड मोर है, सप्लाई लेस है। सेकंड पॉइंट हमारे क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हैपन व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशनरी गैप। ये हमारी कब अराइज होती है? जब हमारा इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजिंग एंड प्रोडक्शन रिमेनिंग सेम और डस नॉट इंक्रीजिंग फास्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती, डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो या तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर डज नॉट इंक्रीजिंग, या हमारा स्लोली वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा फास्टली नहीं होगा। ये डायग्राम की हेल्प से हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को रखा है और एक्स एक्सिस पे हमने कॉस्ट को रखा है। ये हमारा D1 और D2 क्या शो कर रहा है कि हमारा प्राइस, यानी कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है, उस टाइम पे हमने D1 और D2 पे हमने क्या रखा, प्राइस को कांस्टेंट रखा, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी सप्लाई भी हम उसे फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी डिमांड जो की है, आउटपुट हमारा, यानी कि हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस हमने तभी भी थोड़ा सा चेंज किया, D4 में भी हमने उसे थोड़ा सा चेंज किया, D5 में भी हमने उसे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसे मतलब चेंज करते रहेंगे या फिर वैसा सेम ही रखते रहेंगे। इसमें क्या होगा कि प्राइस हमारा सेम होगा, सप्लाई भी सेम होगी, बट अगर डिमांड हमारी इंक्रीज होगी, देन वी इंक्रीज आवर प्राइस फॉर कंट्रोलिंग डिमांड। यानी कि डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, उसे कंट्रोल कैसे करें? उसे हम एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम उसे प्राइस को इंक्रीज कर दें। अगर हम प्राइस को इंक्रीज कर देंगे तो जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, अब कोई भी पेन है वो 10 रुपीज़ का है, ठीक है, मानते हैं कि वो जो पेन है वो बहुत ही अच्छा लिखता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब उसकी उसकी 10 रुपये का जो पेन हमें मिलता था, हम उसके 20 रुपये देने के लिए रेडी हो जाएंगे। बेशक वो उस स्मूथ लिखता था, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हम उसके मतलब 20 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि हमें पता है कि वो पेन हमें 10 रुपये में मिलता था। तो इसमें क्या हुआ, इस पेन में क्या हुआ, हमारा जो पेन था जो हमें 10 रुपये में मिलता था, उसकी जो डिमांड जो की है वो इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई जो की है वो उतनी कंपनी नहीं कर पाती है कि उस डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगी, वो अपने प्राइसेस को राइज कर देगी ताकि वो डिमांड को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसमें हम ये एक और पॉइंट देख लेते हैं, डिमांड एक्सीड अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एट ए एग्जिस्टिंग प्राइस। यानी कि
इसमें एक सिचुएशन हमारी क्या अराइज होती है कि जब हमारी डिमांड जो की है वो एक्सीड करती है हमारे गुड्स और सर्विसेज की वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे, यानी कि जब हमारा पेन का प्राइस 10 रुपये ही रहेगा तभी ही हमारी जो कि डिमांड जो की है वो इंक्रीज़ करेगी। इससे हमें क्या पता चला कि अगर उसका प्राइस 10 रुपये ही रहता तो हमारी डिमांड उस गुड्स और सर्विसेज के लिए उतनी ही रहती, उस एग्जिस्टिंग प्राइस अगर वो 10 रुपये में मिलता था, लेकिन अब उसका प्राइस जब 20 रुपये हो गया तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या आते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, या फिर थ्योरी। अगर कॉजेज़ और थ्योरी में से अगर आपसे कुछ भी पूछ लें तो आपको सेम ही चीज़ लिखनी है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं लिखनी है आपको। सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का इसमें क्या हो जाता है कि जब अब मान लीजिए कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उनके जो मतलब सभी पर्सन एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, उनके पास पैसा होगा। अगर उनके पास पैसा होगा, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर हम डिमांड को फुलफ़िल कर नहीं सकते हैं तो हम उनके प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने इस थ्योरी में भी यही सब बताया गया है। According to this theory, after full employment, increasing quantity of money leads to rise in price level, यानी कि हम प्राइस के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड आती है थ्योरी किसकी, चेंज की। ये थ्योरी क्या कहती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई द प्राइस बिगिन टू राइज, यानी कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड कर देती है एग्रीगेट सप्लाई को, उस टाइम पर हमारी क्या हो जाती है, प्राइस जो कि है इंक्रीज होने स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम एक तरीके से और दिखा सकते हैं, यानी कि एडी हमारा किसी चीज़ करता है, एग्रीगेट डिमांड को शो करता है, और सी प्लस आई के इक्वल होता है, यानी कि कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमारी कंजप्शन और हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। अब थर्ड थ्योरी हमारी क्या कहती है, मॉडर्न क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि ये थ्योरी क्या कहती है, ये जो केन्स ने थ्योरी दी थी वो ये थ्योरी इससे बेटर है। ये बेटर क्यों है, आओ पढ़ लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द एक्सरसाइज इंक्रीजिंग इन द सप्लाई ऑफ मनी कंपेयर टू इट डिमांड, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है, एक्सीड हो जाती है कंपेयर टू उसके डिमांड, यानी कि हमारी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है डिमांड के कंपेयर में। ये कहता है मॉडर्न क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। तो ये किससे बेटर है, केन्स से बेटर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड थ्योरी हमारी है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इसे हम क्या कह देते हैं, प्रोड्यूसर कॉस्ट भी कह सकते हैं और मैन्युफैक्चरर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इस थ्योरी को नाम दूसरा दे सकते हैं। ये थ्योरी में क्या कहती है, द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इन केस इज कॉज बाय इन इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि इंक्रीज हो जाती है तब हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि राइज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इंक्रीज्ड कॉस्ट पुल अप द प्राइस लेवल, यानी कि हमारी कॉस्ट लेवल अगर हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा प्राइस लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। अब कोई भी पेन है वो 10 रुपीज़ का था, ठीक है, उसमें हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, 2 रुपये की थी, और 8 रुपये क्या था उसका प्रॉफिट था। अब क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कब कैसे इंक्रीज हुई, उसके बहुत सारे मतलब रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए हम उनमें से एक रीज़न को देखते हैं, यानी कि हमारे जो वेजेस हैं, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रोडक्शन के लिए हमारा काम कर रहे थे, उनका जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने जो रेट्स हैं, रेट ऑफ वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए हमें मना लिया, यानी कि प्रोड्यूसर को मना लिया, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
वो हमारी होगी 5 रुपीज़। अब ये थोड़ी ना है कि जो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे पहले 8 रुपये मिलता था प्रॉफिट, वो अब 5 रुपये लेने के लिए रेडी हो जाएगा। वो अपना प्रॉफिट भला क्यों कम करने लगा, जब उसे पता था कि उसे पहले 8 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो अब 5 क्यों लेगा? तो इसलिए वो अपने प्रॉफिट को सेम रखेगा। कॉस्ट अगर हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो उसका कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो 13 रुपीज़ की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं अपनी वीडियोस में, ठीक है। अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि जब भी हमारा यानी कि हमारा प्राइस जो कि है इंक्रीज़ हुआ, यानी कि देखो ये हमने वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेवल को रखा, एक्स एक्सिस पे हमने किसको रखा, आउटपुट को रखा। अब आप ये दोहराओ, जब भी मतलब कि हमारा जो कि मतलब कि प्रोडक्शन है वो प्राइस के चेंज होने से हमारे प्रोडक्शन पे चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारी जो मतलब कि सप्लाई पे चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें ये बता देखो आप कि अगर हमारी जो प्राइस है, यानी कि जब हमारा प्राइस पी था, ठीक है, उस टाइम पर हमारी प्रोडक्शन जो कि ये इतनी थी, आउटपुट हम इतना प्रोड्यूस करे थे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम इतना पर्टिकुलर जो कि है आउटपुट प्रोड्यूस करे थे। अब आप ये देखो कि हमारा जो प्राइस जो कि है वो इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारा आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारा आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हम एक प्रोडक्ट को 10 रुपये में बना रहे थे, लेकिन अब उसी प्रोडक्ट को हम 13 रुपये में बना रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं जो कि आउटपुट में चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम प्राइस को सेम रखेंगे तो हमारा जो कि है आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें डायग्राम में यही हमने सब दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ ऑफ कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। सबसे पहला हमारा आता है वेजेस पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन स्ट्रीमिंग फ्रॉम ट्रेड यूनियन प्रेशर ऑन वेजेस रेट। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो लेबर हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपने जो वेजेस रेट है उनको इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे वेजेस रेट है इंक्रीज़ होंगे। वेजेस रेट के इंक्रीज़ होने से हमारा जो कि है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि है इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारा आता है प्रॉफिट, यानी कि जब प्रॉफिट पुल इन्फ्लेशन कॉज ड्यू टू बिजनेस मोनोपोली पावर। यानी कि मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा था कि वन सप्लायर है। अब एक मार्केट में एक ही मतलब किसी भी मार्केट में अगर एक ही सप्लाई है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो अगर वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर दे तो उस केस में भी हमारे इन्फ्लेशन की कंडीशन जो कि अराइज हो जाती है। उसके बाद आता है मटेरियल पुल इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल प्राइस। अगर हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो कि इंक्रीज़ हो जाए उस कंडीशन में भी जो कि हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है। अब हम इसमें दो और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप और दूसरा होता है डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इज़ द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंटिसिपेटिंग